हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, ये है चैनल आपके अड्डा कामयाबी का। कैसे है अड्डा कामयाबी का? क्योंकि यहाँ हम प्रश्नों को पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, कंसेप्ट समझते हैं, है ना बच्चों? तो साइंस का जो टर्म 1 के कुछ एमसीक्यू लेकर मैं हाजिर हो चुका हूं बच्चों। जैसे आपको पता होगा कि सीबीएसई ने जो इस बार का सिलेबस है उसको टर्म 1 और टर्म 2 में बांट दिया है ना बच्चों? और टर्म 1 और टर्म 2 का सिलेबस आपको पता होना चाहिए, और उससे जुड़े एमसीक्यू को प्रैक्टिस कराने के लिए जो प्रोबेबली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हल कराने के लिए आज मैं आपको कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। तो चलिए जानते हैं कि आज हम टर्म 1 में पूछे जाने वाले कुछ एमसीक्यू जो किस चैप्टर पे आधारित है बच्चों? जो कि आधारित है अम्ल, क्षारक एवं लवण पे। ठीक है, ये है दूसरा अध्याय, और ये जो दूसरा अध्याय है कक्षा 10 का, ठीक है, ये टर्म 1 में पूछा जा सकता है इससे जुड़े प्रश्नों। ठीक है, तो इससे जुड़े जो प्रश्न पूछे जाएंगे टर्म 1 में, उसी पर मैं एमसीक्यू कराने वाला हूं। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक का नाम क्लियर हो गया आपको? तो हमने इससे पहले मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं कि हमने आरंभ बैच शुरू किया था यूट्यूब चैनल पे, इसी जिसमें हम आपको क्लास 10 की प्रिपरेशन करा रहे हैं, है ना बच्चों? हर सब्जेक्ट की, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सोशल स्टडीज़ है, मैथ्स है, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, सबका अपना एक लाइव सेशन का टाइमिंग है। तो इस टाइमिंग पे जुड़ें और हर सब्जेक्ट को आप पढ़ सकते हैं लाइव सेशन में, है ना बच्चों? और कहाँ पढ़ेंगे, किस यूट्यूब चैनल पे? आपके अपने अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे, है ना बच्चों? तो ये तो बात हो गई आरंभ बैच की, जिससे आप जुड़कर हर सब्जेक्ट को लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं, है ना बच्चों? चलिए, अब जैसा आपको पता है कि इस बार एग्जाम टर्म 1 और टर्म 2 के हिसाब से होगा, तो जो टर्म 1 में कुछ एमसीक्यू जो पूछे जाएंगे सीबीएसई में, है ना बच्चों, तो उन एमसीक्यू को हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आज हम किस अध्याय पे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे? अध्याय का नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, यानी कि अम्ल, क्षारक और लवण। इस पे आधारित वो एमसीक्यू जो टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं, उन एमसीक्यू को आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं बच्चों। तो तैयार हो जाइए और हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एमसीक्यू। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, टर्म 1 के लिए तैयारी शुरू कीजिए। टर्म 1 के बाद फिर टर्म 2 आएगा, तो फिर उसकी तैयारी शुरू करोगे आप। तो पहले फोकस हमारा होना चाहिए टर्म 1 में जो एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। सीबीएसई ने बोला है कि हम एमसीक्यू देंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आपके पास क्वेश्चन रहेगा, उसके ऑप्शन रहेंगे, और उस ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो इसकी जब आप शुरू से प्रैक्टिस करोगे तब आप बढ़िया से एग्जाम दे पाओगे, है ना बच्चों? और शुरू से प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी हमारी, है ना बच्चों? जी हाँ, तो हम टर्म 1 में जो भी पूछा जाएगा उसका हम एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज मैं कौन सा अध्याय का? दूसरे अध्याय का, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है, इससे जुड़े एमसीक्यू का प्रैक्टिस कराऊंगा जो टर्म 1 में पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, शुरू करें? चलिए, तो आगे चलते हैं और एमसीक्यू शुरू करते हैं। मेरा नाम बच्चों राघवेंद्र सिंह है, जो मैं साइंस पढ़ाता हूं, और आप लोगों को मैं टर्म 1 के हिसाब से साइंस के जितने भी एमसीक्यू हैं वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी चैप्टर का हो, जो भी चैप्टर टर्म 1 में पूछा जाएगा, ठीक है, उसका मैं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा। प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी एकदम अपनी सॉलिड रखिए, और एग्जाम में आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दोगे, है ना बच्चों? चलिए, तो अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के एमसीक्यू। तो ये रहा बच्चों पहला प्रश्न एमसीक्यू का। क्या पूछा है, जरा प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो पूछा है बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट निम्न में से किस अम्ल और क्षारक से के अभिक्रिया से बनेगा? बच्चों, हमको पता होना चाहिए कि जब भी अम्ल और क्षारक यानी एसिड और बेस की अभिक्रिया होती है, यानी रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है? एसिड मतलब अम्ल, बेस मतलब क्षार, और एसिड और अम्ल यानी क्षार और अम्ल की अभिक्रिया होती है तो लवण यानी कि सॉल्ट और जल बनता है, यानी कि पानी H2O। ठीक है,
तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो एक प्रकार का क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 एक प्रकार का नमक है, लवण है, सॉल्ट है। तो ये कैसे बना होगा, किसी ना किसी एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन यानी अभिक्रिया करने से ही तो कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा। तो बस आपको यही बताना है वो अम्ल और वो बेस कौन सा है जिसके अभिक्रिया करने से, रिएक्शन करने से क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्ट बना। तो आप जरा खुद ही सोचिए, 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है HCl एसिड, NOH बेस यानी अम्ल HCl है और बेस NOH है, इसके मिलने से रिएक्शन से क्या कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। या विकल्प बी H2CO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनेगा क्या। या विकल्प सी, ठीक है, H3PO3 या कैल्शियम सल्फेट के रिएक्शन से बनेगा क्या। क्या विकल्प डी H2SO4 और कैल्शियम सल्फेट के साथ बनेगा क्या। बच्चों कौन से एसिड और कौन से बेस के साथ या आपस में रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, कौन सा विकल्प सही है, A B C D। बच्चों पहला देखिए, पहले में एसिड कौन सा है, HCl और NOH बेस है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, NaCl है ना, और बाकी H2O बनेगा। तो पहले अगर देखा जाए ऑप्शन में तो जो सॉल्ट बन रहा है, लवण बन रहा है, वो तो सोडियम क्लोराइड है NaCl, जबकि हमसे क्या बोला है कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो पहले में तो नहीं बन रहा, तो पहला विकल्प हो नहीं सकता। ठीक है, दूसरे में देखिए, दूसरे में बच्चों कार्बोनेट तो है ही नहीं, तो दूसरा नहीं, तीसरा विकल्प देखिए बच्चों, सी विकल्प। ठीक है, सी विकल्प में देखिए यहां आपका H3PO3 है और ये CaSO4 है। ठीक है, तो यहां तो बिल्कुल बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट जो है वो आपका बेस नहीं है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन होगा ही नहीं तो सॉल्ट कैसे बनेगा, तो सी भी नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, डी भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ H2SO4 है और कैल्शियम सल्फेट है। कहीं भी आपको कार्बोनेट दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है। जबकि विकल्प बी में आइए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, तो ये आपस में ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये कैल्शियम इस कार्बोनेट के साथ क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, और बाकी क्या बनेगा, पानी। यानी दूसरा विकल्प सही है ना बच्चों, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एसिड कौन सा है, एसिड है H2CO3। H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड का जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ अभिक्रिया होता है तो क्या बनेगा, सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा, तो ये कैल्शियम और ये कार्बोनेट क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस पानी बनेगा। तो हमसे यही तो पूछा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जो लवण है वो किस एसिड और बेस के साथ अभिक्रिया करने पर बनेगा, तो वो एसिड है कार्बोनिक एसिड और बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर विकल्प कौन सा सही है, बी विकल्प सही है ना बच्चों। तो ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। इस तरीके से हमको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा एसिड और कौन सा बेस है जो सॉल्ट बनाएगा। ठीक है, जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाता कि NaCl जो सॉल्ट है वो कौन से एसिड और बेस के साथ मिलकर बनेगा, तो आप पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि पहले में HCl एसिड है और NaOH क्या है, बेस, और जब एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट। तो कौन सा सॉल्ट बनेगा, तो HCl और NaOH आपस में मिलकर NaCl सॉल्ट बनाएगा, लवण बनाएगा, है कि नहीं। तो कहना बहुत आसान है बच्चों और पहचानना बहुत आसान है। हमको ये कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड और बेस जब आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण यानी न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे प्रश्न पूछा है, यानी उदासीनीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहचानना आपको आना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है, और उससे आप ये पहचान लोगे कि लवण यानी सॉल्ट कौन सा बनेगा, और बाकी पानी तो बनता ही बनता है। तो बी विकल्प सही है ना बच्चों, समझ में आ गया। चलिए आगे चलें, चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, सफेद कपड़े पे सब्जी की करी यानी कि जो रस्सा होता है बच्चों, ठीक है, वो सब्जी का अगर दाग
लग जाए, कभी कभी खाना खाते हुए सब्जी गिर जाती है हमारे कपड़ों पे, तो सफ़ेद कपड़ों पे मान लीजिए सब्जी गिर गई, ठीक है। अब हम उसको साबुन से धोते हैं, तो जब हम साबुन से धोते हैं तो वो जो दाग है ना सब्जी का, उसका रंग भूरा लाल हो जाता है। क्यों? ठीक है। और इसमें से कौन सा विकल्प सही है आपको ये बताना है। बच्चों ये बताइए, कोई भी सब्जी बनाते समय हम हल्दी का उपयोग करते हैं कि नहीं? जी हाँ, हल्दी यानी टर्मेरिक। और हल्दी बच्चों एक प्राकृतिक सूचक है। जी हाँ बच्चों, सूचक क्या होता है? सूचक वो होता है जो हमको अम्ल और क्षारक को पहचानने में मदद करता है। सूचक को अंग्रेजी में इंडिकेटर कहते हैं। जैसे लिटमस इंडिकेटर है, ठीक है, हल्दी इंडिकेटर है। ये सब कैसे इंडिकेटर हैं? प्राकृतिक इंडिकेटर है, यानी प्राकृतिक सूचक है। और वहीं फिनोप्थिलीन हो गया, वो एक कैसा है? सिंथेटिक, या कह लीजिए कि वो नेचुरल नहीं है। वो इंडिकेटर तो है लेकिन सिंथेटिक इंडिकेटर है, मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाए गए इंडिकेटर है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए हल्दी हो गया, गुड़हल के फूल से बना हुआ सूचक, या लिटमस, ये सभी प्राकृतिक सूचक हैं, नेचुरल इंडिकेटर हैं। और सूचक हमको क्या करते हैं? अम्ल और क्षार को पहचानने में मदद करते हैं। अब हल्दी किसी भी सब्जी बनाने में जो मसाला बनता है बच्चों, उसमें हल्दी डलती है। जी हाँ। तो जो आपके कपड़ों पे सफ़ेद रंग के कपड़ों पे जो सब्जी का दाग है, वो दाग में जरूर जो मसाला गिर गया था उसके कारण दाग लगा, और उस मसाले में क्या था? हल्दी। अब जब हल्दी में हम साबुन लगाते हैं, कपड़ा धोने वाला साबुन है या वॉशिंग पाउडर, तो जो साबुन है, साबुन आपको क्या लगता है? साबुन की स्वभाव, साबुन का नेचर क्या है? अम्लीय होता है कि साबुन क्षारीय होता है? साबुन एसिडिक होता है कि बेस होता है? बच्चों साबुन बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, और ये दोनों ही क्या हैं? क्षारक हैं, यानी कि बेसिक हैं, बेस हैं, है ना। तो इसका मतलब साबुन का भी स्वभाव क्या होगा? जब साबुन बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और KOH का उपयोग करते हैं, और KOH या NOH क्षार है, तो इसी से बना हुआ साबुन भी तो क्षार होगा, है ना। यानी कि साबुन का स्वभाव क्या होता है? बेसिक होता है, यानी साबुन क्षारीय स्वभाव का होता है, यानी बेसिक नेचर का होता है। और हल्दी बेस को किस में बदल लेते हैं? जब भी हल्दी का रंग तो पीला होता है, हल्दी का रंग क्या होता है बच्चों? पीला। लेकिन जब भी हल्दी किसी बेस के संपर्क में आता है तो इसका जो रंग है वो भूरा लाल हो जाता है। कैसा बच्चों? भूरा लाल हो जाता है। इसका मतलब कि हल्दी ने पहचान करके हमको बता दिया कि साबुन का स्वभाव क्या था? वो क्षारीय था, ठीक है, बेसिक था। कैसे? हल्दी का रंग परिवर्तित हो गया। तो इसीलिए जब हम कपड़ों पे जो सब्जी का दाग है उस पर साबुन लगाते हैं तो वो दाग का जो रंग है वो भूरा लाल हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हल्दी एक सूचक है, और ये सूचक क्षार की पदार्थ के संपर्क में जब आता है हल्दी, तो इसका रंग पीली से, हल्दी का रंग तो पीला होता है, लेकिन जब किसी क्षार के बेस के संपर्क में आता है तो हल्दी का रंग जो है वो पीले से बदल कर क्या हो जाता है? भूरा लाल हो जाता है। और इसीलिए जब हमने उन सब्जी के दाग पर हमने साबुन रगड़ा तो उसका रंग क्या हो गया? भूरा लाल हो गया, क्योंकि साबुन क्षार था और जो दाग था उस सब्जी का उसमें हल्दी था, ठीक है। तो हल्दी और साबुन का संपर्क हुआ तो रंग बदल गया। तो इससे हमको पहचान मिली कि साबुन क्या है? साबुन क्षारक है। तो इसीलिए तो हमने हल्दी को क्या बोला? सूचक, जो हमको अम्ल और क्षार को पहचानने में क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया हमको। अब देखिए कौन कौन सा विकल्प सही है, कौन सा गलत है। पहला विकल्प दिया है साबुन की प्रकृति क्षारकीय है। ये बात सही है कि नहीं? जी हाँ बच्चों, ये सही है। दूसरा विकल्प दिया है साबुन की प्रकृति अम्लीय है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बच्चों अगर अम्लीय होता साबुन तो हल्दी का रंग नहीं बदलता, क्योंकि हल्दी अम्ल के संपर्क में आने पर उसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो पीला का पीला ही रहता है हल्दी। लेकिन जब हल्दी क्षारक यानी बेस के संपर्क में आता है तो हल्दी का रंग पीला से बदलकर भूरा लाल हो जाता है।
तो यहाँ साबुन के संपर्क में आया तो हल्दी का रंग भूरा लाल हो गया, मतलब साबुन क्या है, क्षारक है, बेस है। तो इसका मतलब क्षारक, साबुन क्षारक है यानी क्षारकीय स्वभाव का है, अम्लीय स्वभाव का नहीं है। तो दूसरा जो विकल्प है वो गलत है। तीसरा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो क्षारक में भूरा लाल रंग देता है, ये बात बिल्कुल सही है। हल्दी प्राकृतिक सूचक है और क्षारक के संपर्क में यह भूरा लाल रंग में बदल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। चौथा, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल में भूरा लाल रंग देता है, ये बात गलत है बच्चों, क्योंकि अम्ल के संपर्क में जब हल्दी आती है तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो फिर कौन सा विकल्प सही है, पहला और तीसरा, इसीलिए उत्तर क्या होगा, पहला और तीसरा होगा, है ना बच्चों, समझ में आया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, यहाँ से आपको कई चीज़ें पता चली। ये भी पता चल गया कि साबुन जो स्वभाव होता है साबुन का वो बेसिक होता है यानी क्षारकीय स्वभाव का होता है, ठीक है। हल्दी एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक, जो हमको अम्ल और क्षारक के बीच में पहचान करने में मदद करती है। कैसे, हल्दी जब अम्ल के संपर्क में आती है तो उसका रंग नहीं बदलता, जब क्षारक के संपर्क में आती है तो उसका रंग बदल के भूरा लाल हो जाता है। इसीलिए कपड़ों पर जो दाग है उस पर साबुन रगड़ते हैं तो साबुन जो दाग है उसका रंग क्या हो जाता है, भूरा लाल हो जाता है, क्योंकि साबुन क्या है, क्षारकीय स्वभाव का। समझ में आया। तो ये रहा बच्चों दूसरा प्रश्न। हमने अभी तक 2 MCQ के क्वेश्चनों को हल कर लिया है टर्म 1 के हिसाब से, है ना बच्चों। अब हम आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, धुआंधार। बच्चों ध्यान से देखिए, आपको एक चित्र दिया गया है, चित्र में एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इस रासायनिक अभिक्रिया को ध्यान से देखकर आपको ये बताना है कि ये जो पॉप ध्वनि, पॉप साउंड निकल रहा है, ये किस गैस के कारण है, कौन सी गैस निकलने के कारण ये पॉप ध्वनि सुनाई दे रही है। तो जरा इस परीक्षण को, चित्र को ध्यान से देखिए बच्चों। यहाँ जो परख नली है, टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब में क्या डाला गया है, ये देखिए, जिंक के दाने, तो यानी धातु है, जिंक क्या है, धातु, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या डाला गया है, HCl डाला गया है, और HCl क्या है, एसिड है, अम्ल है। तो इसका मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि जिंक धातु की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, HCl के साथ हो रही है, यानी कि धातु की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, अम्ल के साथ। तो बच्चों आपको अम्लों का एक रासायनिक गुण पता होना चाहिए कि अम्ल हमेशा धातुओं के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करते हैं, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, है ना बच्चों। तो यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ मिलके बना लेगा जिंक क्लोराइड और बच जाएगा हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। और यही हाइड्रोजन गैस जो निकलती है, तो यहाँ से देखिए, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलते हुए ये साबुन के बुलबुलों में, पानी में जाएगी, और जब गैस पानी में जाएगी तो बुलबुले बनेंगे, और यही बुलबुले जब ऊपर उठेंगे तो इन्हीं बुलबुलों के पास जब आप जलती हुई मोमबत्ती लाओगे तो हाइड्रोजन गैस के जो बुलबुले हैं वो आग के संपर्क में आएंगे तो क्या होंगे, जलेगा और ध्वनि सुनाई देगी। कौन सी ध्वनि, पॉप ध्वनि। इसका मतलब पॉप ध्वनि है, इसका मतलब कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। तो फिर उत्तर क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों उत्तर होगा हाइड्रोजन। तो ये ध्यान रखिए, ये जो प्रश्न पूछा था वो अम्लों के रासायनिक गुणों पे पूछा था। तो अम्ल का एक रासायनिक गुण आपको जानना जरूरी है। कौन सा रासायनिक गुण, कि अम्ल जब भी, एसिड जब भी धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस। तो इसी टेस्ट ट्यूब में जिंक धातु को HCl के साथ मिला दिया गया, तो रासायनिक अभिक्रिया होने के कारण हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हुई, और ये हाइड्रोजन गैस इस पाइप द्वारा कहाँ पहुंची, साबुन के पानी में, और पानी में जब गैस मिलेगी तो बुलबुले बनेंगे, तो यही बुलबुले ऊपर उठ रहे हैं। तो ये जो गैस युक्त साबुन के बुलबुले हैं, इन बुलबुलों में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। और इसी हाइड्रोजन गैस को जब हम मोमबत्ती के संपर्क में लाते हैं, जलती हुई मोमबत्ती के संपर्क में आने के कारण हाइड्रोजन गैस जलने लगती है और पॉप ध्वनि सुनाई देता है, ठीक है। तो ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। तो तीसरा प्रश्न हमने हल कर लिया ना बच्चों। चलिए आगे चलें अगले प्रश्न की ओर, चलिए।
अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न। क्या पूछा है बच्चों? पूछा यह है कि लिटमस विलियन, पहली बात लिटमस याद कीजिए, लिटमस क्या है? लिटमस हल्दी गुड़हल के फूल से बना हुआ जो रंजक है, डाई है, ये सभी प्राकृतिक सूचक होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो जो लिटमस है जो लाइकेन से प्राप्त होता है, लाइकेन क्या है? लाइकेन एल्गी और फंजाई का एक क्या होता है? सहजीवी संबंध होता है। तो लाइकेन से प्राप्त होता है हमको लिटमस, जो कि एक प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल इंडिकेटर होता है बच्चों, ठीक है। जो लिटमस है वो क्या है? नेचुरल, ये नेचुरल यानी प्राकृतिक, इंडिकेटर यानी सूचक है, जो हमको अम्ल और क्षारक को पहचानने में मदद करता है। तो यही पूछा है कि ये जो लिटमस का विलियन यानी सॉल्यूशन जो होता है, उसका रंग जो होता है वो कैसा होता है। तो वही लिखा है लिटमस विलियन रंग का रंजक होता है। किस रंग का रंजक होता है ये अब आपको बताना है। बैंगनी रंग का होता है क्या ये रंजक? रंजक मतलब होता है बच्चों डाई। तो ये जो लिटमस का सॉल्यूशन है, ये जो लिटमस डाई है, ये किस रंग की डाई होती है? रंजक होता है। बैंगनी रंग का, गुलाबी रंग का, लाल रंग का, हरा रंग का। बताइए बच्चों, सोचिए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। लिटमस के रंग में जो बदलाव होता है, उसी बदलाव से हम ये पता कर लेते हैं कि जो क्षारक और अम्ल क्या है। मतलब क्षारक और अम्ल को पहचानने में ये हमको मदद करता है। कैसे? अपना रंग बदल लेता है। तो इसका मूल रंग क्या है? तो इसका मूल रंग होता है बच्चों बैंगनी। जी हाँ बच्चों, ये देखिए, ये है लिटमस डाई, और ये देखिए इसका ये जो लिटमस का जो सॉल्यूशन है किस रंग का दिख रहा है? बैंगनी रंग का दिख रहा है कि नहीं? ये लिटमस सॉल्यूशन, जी हाँ, ये बैंगनी रंग का दिख रहा है आपको। बैंगनी यानी वॉयलेट, है कि नहीं? तो बच्चों इससे आप साफ साफ पता लगा सकते हो, जब इस लिटमस सॉल्यूशन में आप एसिड या बेस डालोगे तो रंग बदल जाएगा, ठीक है। और रंग बदल जाएगा तो हम आसानी से बता सकते हैं क्या? अगर इस लिटमस सॉल्यूशन का रंग लाल हो गया तो इसका मतलब जो हमने डाला था पदार्थ वो क्या था? अम्लीय पदार्थ था, ठीक है। तो लिटमस पदार्थ का, लिटमस सॉल्यूशन का जो रंग होता है वो बैंगनी होता है, ठीक है। और अपने रंग में ये बदलाव करके ये हमको बताता है कि अम्लीय पदार्थ कौन सा है और क्षारकीय रसायन कौन सा है, ठीक है। समझ में आया? तो ये याद होना चाहिए कि लिटमस विलियन का जो रंग होता है डाई का, वो क्या होता है? बैंगनी रंग होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, है ना बच्चों। तो ये देखिए हमने MCQ का चौथा प्रश्न हमने हल कर लिया। आगे चलें, चलिए अगला प्रश्न। बच्चों क्या पूछा है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न पूछा है कि जब अम्ल यानी एसिड किसी धातु कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो संगत लवण, जल और गैस बनता है। तो गैस कौन सी बनती है ये पूछा है, बताइए। पहला विकल्प दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा दिया है हाइड्रोजन, तीसरा दिया है ऑक्सीजन और चौथा दिया है नाइट्रोजन। कई बच्चे दिमाग में गूंज रहा होगा आवाज हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन बच्चों हाइड्रोजन गलत उत्तर है। हाइड्रोजन तब बनता है, अभी आपने पढ़ा कि जब अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ होती है? धातु से, तब हाइड्रोजन बनता है। लेकिन यहाँ प्रश्न में जरा ध्यान से पढ़िए, यहाँ अम्ल का अभिक्रिया धातु से नहीं, क्या लिखा है? धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे मैं अगर सोडियम लिखता हूँ तो सोडियम धातु है सिर्फ, लेकिन जब मैं Na2CO3 लिखता हूँ तो ये सोडियम धातु का कार्बोनेट है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो दोनों में फर्क है ना, धातु और धातु के कार्बोनेट में फर्क है। धातु एक तत्व है, लेकिन धातु का कार्बोनेट एक यौगिक है, कंपाउंड है। तो जब सोडियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आपस में एक अनुपात में मिलते हैं तो एक यौगिक कंपाउंड बनता है, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कह रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस तब निकलती है जब किसी धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ हो। लेकिन प्रश्न में दिया है कि जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु के कार्बोनेट या धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है तब कौन सी गैस बनती है। तो बच्चों बता सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन तो नहीं होगा,
तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। जी हाँ बच्चों, चलिए मैं एक उदाहरण से बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ आप क्या देख पा रहे हो? Na2CO3, तो ये सोडियम है ना, और CO3 कार्बोनेट। तो ये किस धातु का कार्बोनेट है? सोडियम धातु का कार्बोनेट है। Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? HCl के साथ। HCl क्या है? अम्ल। तो अम्ल की अभिक्रिया इस पहले रिएक्शन में, पहली अभिक्रिया में देखिए ध्यान से कि HCl अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से हो रही है, तो क्या बन रहा है? NaCl, जो क्या है? लवण। फिर क्या बन रहा है? जल, H2O। और साथ ही साथ कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है। वहीं दूसरे उदाहरण में देखिए कि इसी HCl अम्ल की अभिक्रिया अब किसके साथ हो रही है? NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो रही है। तब क्या बन रहा है? तब भी लवण, सॉल्ट बन रहा है, पानी बन रहा है, और कौन सी गैस बन रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यानी धातु का कार्बोनेट हो या धातु का हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब एसिड यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। लेकिन जब अम्ल की अभिक्रिया धातु से होती है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। समझ में आया? तो ये रहा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रश्न का उत्तर होगा। समझ में आया? तो अभी तक हमने 5 प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे चलिए अब आते हैं छठे प्रश्न पे। क्या पूछा है बच्चों? निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? पहला विकल्प क्या दिया है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। दूसरा, बेकिंग सोडा का यानी इस यौगिक यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। तीसरा विकल्प, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। और चौथा विकल्प, बेकिंग सोडा का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया से होता है। अब इसमें से बच्चों बेकिंग सोडा के बारे में कौन सी बात जो है वो गलत है? बहुत बढ़िया प्रश्न। मतलब आपको बेकिंग सोडा से जुड़े हुए जितने तथ्य हैं, पॉइंट्स, वो सभी मैंने एक क्वेश्चन में डाल दिए। ठीक है, अब आपको उसमें से सही और गलत, तो आपको गलत पूछा है, तो 4 में से 3 सही है, 1 गलत है। गलत बताइए कौन सा है कथन? पहला कथन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये कथन बिल्कुल सही है बच्चों। जी हाँ, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कैसे लिखेंगे? तो सोडियम के लिए Na, हाइड्रोजन के लिए H और कार्बोनेट के लिए CO3। तो क्या बन गया सूत्र? NaHCO3। यानी बेकिंग सोडा का जो सूत्र है, फॉर्मूला NaHCO3, ये भी बिल्कुल सही है। तो पहला दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। बच्चों अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा क्या एक ही है कि अलग अलग है? बच्चों दोनों अलग अलग है। बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनता है। ठीक है, बेकिंग सोडा में जब हम टार्टेरिक अम्ल यानी टार्टेरिक एसिड जब मिला देते हैं बेकिंग सोडा में, तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर बनता है। यानी बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमको बेकिंग सोडा चाहिए। जी हाँ, तो वही तो लिखा है कि बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है कथन। चौथा कथन, बेकिंग सोडा का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों क्लोर क्षार प्रक्रिया से सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जी हाँ बच्चों, अगर मैं क्लोर क्षार प्रक्रिया का रिएक्शन लिखूं तो वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगा। 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया जल के साथ होती है तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया में क्या क्या बन रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है और हाइड्रोजन बन रहा है। कहीं बेकिंग सोडा बना? कहीं नहीं बना। यानी बेकिंग सोडा का निर्माण क्लोर क्षार प्रक्रिया से नहीं होता। क्लोर क्षार प्रक्रिया से तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसका मैं रिएक्शन यहाँ बता रहा हूँ। तो इसका मतलब गलत कौन सा है विकल्प? चौथा विकल्प गलत है। बेकिंग सोडा का निर्माण
क्लोर क्षार प्रक्रिया से नहीं होता, क्योंकि क्लोर क्षार प्रक्रिया से क्या बनता है बच्चों, सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार कहते हैं। बेकिंग सोडा क्लोर क्षार प्रक्रिया से नहीं बनता। ये विकल्प गलत था, इसलिए छठे प्रश्न का उत्तर चौथा जाएगा। समझ में आया? चलिए तो आगे चले। चलिए अगला प्रश्न कौन सा होगा बच्चों? सातवां होगा। 6 प्रश्नों को हमने धुआंधार तरीके से हल कर लिया है ना बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप बड़े प्यारे तरीके से एमसीक्यू को हल कर रहे हो, और ध्यान दीजिए कुछ इसी तरीके के प्रश्न आपके टर्म 1 में पूछे जाएंगे, तो उसकी मैं तैयारी अभी से करा रहा हूँ। कुछ में चित्र देकर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कुछ में आपसे रासायनिक सूत्र पूछा जा सकता है, कहीं आपसे उदाहरण पूछा जा सकता है, कहीं आपसे रासायनिक अभिक्रिया का नाम पूछा जा सकता है। सब कुछ पढ़ना होगा, है ना बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न क्या पूछा है? टमाटर खाते हैं हम लोग? टमाटर, जी हाँ, सब्जी में बना के खाते हैं, डायरेक्ट सलाद में खाते हैं। तो टमाटर में यानी टोमेटो में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होगा बच्चों उत्तर? तो बच्चों साइट्रिक अम्ल तो हो नहीं सकता, क्योंकि साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में होता है, जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया, ठीक है, तो साइट्रिक अम्ल नहीं होगा। एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बच्चों सिरके में पाया जाता है, टमाटर में नहीं, ठीक है। टार्टेरिक एसिड अंगूर में पाया जाता है, इमली में पाया जाता है, सिरके में नहीं पाया जाता, ना टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। तो एसिटिक अम्ल सिरके में, साइट्रिक अम्ल नींबू, आंवला, संतरे में, टार्टेरिक अम्ल अंगूर में और इसमें इमली में, और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। जी हाँ बच्चों, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑक्जेलिक एसिड होगा। याद रखिएगा बच्चों। तो एक प्रश्न से 4 प्रश्नों को हल कर लिया। सिरके में भी पढ़ लिया कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नींबू में भी जान लिया कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। टार्टेरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो वो हो गया आपका क्या कहते हैं, अंगूर में और इमली में। और इसी टार्टेरिक अम्ल को जब बेकिंग सोडा से मिला दिया जाए तो बेकिंग पाउडर बन जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है ना बच्चों। और टमाटर में जो एसिड पाया जाता है वो है ऑक्जेलिक एसिड। तो जब हमारे किडनी में पथरी हो जाता है तो डॉक्टर मना कर देता है ऑक्जेलिक एसिड यानी टमाटर खाने को। क्यों? क्योंकि ये ऑक्जेलिक एसिड हमारे शरीर में जाता है तो शरीर में पाए जाने वाले बेसिस के साथ ये एसिड यानी अम्ल अभिक्रिया करता है। तो एसिड और बेस की अभिक्रिया से क्या बनता है? सॉल्ट, लवण। तो ऑक्जेलिक एसिड खाओगे तो कैल्शियम ऑक्जेलेट का सॉल्ट बनता है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट के जो सॉल्ट, लवण के, नमक के जो दाने हैं ना, टुकड़े, यही हमारे किडनी में जाकर फंस जाते हैं तो हमको पथरी के रोग हो जाता है। इसीलिए डॉक्टर ऑक्जेलिक एसिड खाने को मना करता है, यानी टमाटर खाने को मना करता है। समझ में आया? तो ये रहा 7वें प्रश्न का उत्तर। आगे चलें। चलिए अब आपके सामने आ चुका है 8वां प्रश्न। क्या पूछा है बच्चों? वर्षा यानी जो पानी बरस रहा है उसके जल का पीएच मान जब कितने से कम हो जाता है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि ताजमहल जो संगमरमर से बना है वो सफ़ेद था, लेकिन अब वो पीला पड़ रहा है। क्यों? अम्लीय वर्षा के कारण। तो बच्चों ये जो भी वायु प्रदूषण हो रहा है, ये बड़े बड़े उद्योग, जो गाड़ियां चल रही हैं पेट्रोल डीजल पे, तो ईंधन के जलने से, कोयला जलने से, पेट्रोल जलने से, डीजल जलने से जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जो धुएं में उत्पन्न हो रही हैं गैसें, ये वायुमंडल में जाती हैं। वायुमंडल में मौजूद पानी के साथ अभिक्रिया करके ये नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती हैं, और यही अम्ल एसिड पानी के वर्षा के पानी के साथ ये ज़मीन पे आता है। तो ज़मीन में मौजूद मिट्टी, घर, ताजमहल हो गया, ऐसे तमाम चीज़ों को क्या करता है? खराब करता है, और हमको भी नुकसान पहुंचाता है। और इसी वर्षा को हम अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन कहते हैं। तो फिर एसिड रेन का जो पीएच है, एसिड रेन का जो जल है उसका पीएच कितना से कम हो जाए तो हम एसिड रेन कहेंगे। तो बच्चों इसका जवाब क्या होगा? 6.5, 5.6, 7.3, 4.9। तो क्या होगा बच्चों जवाब? तो इसका जवाब होगा 5.6। जी हाँ बच्चों, अगर
बरसात के पानी का जो पीएच है वो 5.6 से भी कम हो जाए, यानी 5.5 हो जाए, ठीक है, 4 हो जाए, 3.5 हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन किससे कम, 5.6 से कम हो जाए, तो ऐसे अम्लीय वर्षा को हम क्या कहेंगे, मतलब ऐसे वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा यानी 1 से लेकर, बरसात के पानी का अगर पीएच 1 से लेकर 5.5 है, ठीक है, या 1 से कह लीजिए या 0 से कह लीजिए, ठीक है, 0 से लेकर 5.5 है तो वो अम्लीय वर्षा है, ठीक है। और अगर 5.6 से मतलब इसको 6 भी मान सकते हैं, ठीक है, 5.6 से ज़्यादा पीएच है, मतलब 5.7, 5.8, तो फिर वो अम्लीय वर्षा नहीं कहलाएगी। तो अम्लीय वर्षा तभी कहेंगे जब पानी, बरसात के पानी का जो पीएच है वो 5.6 से कम हो, तब वो अम्लीय वर्षा कहलाएगा। समझ में आया? चलिए, तो 8वां प्रश्न भी हमने हल कर लिया ना बच्चों। आगे चलते हैं और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, जिसमें आपको गलत चुनना है। एक तरफ रासायनिक पदार्थ है और दूसरे तरफ उसका सूत्र लिखा है, आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो किस रासायनिक पदार्थ का जो सूत्र लिखा है वो गलत लिखा है। पहला लिखा है धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, कपड़ा धोते हैं तो जो हम वॉशिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, सर्फ एक्सल, टाइड, ठीक है, घड़ी, जो भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, आखिर उसका सूत्र क्या है, Na2CO3.10H2O। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। जिप्सम CaSO4.12H2O, ठीक है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें से गलत कौन सा है? तो बच्चों, धोने का सोडा का जो सूत्र है वो बिल्कुल सही है। जी हाँ, बेकिंग सोडा NaHCO3 होता है, तो धोने वाला सोडा Na2CO3.10H2O होता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, उसका सूत्र CaOCl2, ये भी बिल्कुल सही है। जिप्सम CaSO4.12H2O, ये गलत है बच्चों, क्योंकि जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4.2H2O। यहाँ 2 होना चाहिए, और जबकि यहाँ क्या लिखा, हाफ। हाफ किसका होता है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। तो जिप्सम को जब गर्म करोगे कितने केल्विन पे? 373 केल्विन पे जब आप जिप्सम को गर्म करोगे तो जिप्सम में मौजूद ये जो पानी है वो भाप बनकर उड़ जाएगा, तो पानी की मात्रा कम हो जाएगी। तो कम कितनी हो जाएगी? 2 से कितना बच जाएगा? सिर्फ हाफ। तो जब हाफ हो जाएगा तब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया। तो जिप्सम का सूत्र गलत है, क्योंकि जिप्सम के सूत्र में कैल्शियम सल्फेट.2H2O होता है। पानी के 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 2 अणु होते हैं, जबकि हाफ किस में होता है? 1/2 प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बिल्कुल सही है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका मतलब गलत कौन सा था? वो था जिप्सम, क्योंकि जिप्सम का सूत्र हाफ H2O नहीं होता, CaSO4.12H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। जिप्सम का सूत्र कैल्शियम सल्फेट.2H2O होता है। समझ में आया? और जिप्सम को ही गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारे महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थों के सूत्र बता दिए, है ना, और गलत पता चल गया आपको, तो उत्तर है जिप्सम, ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले प्रश्न पे और आखिरी प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10। इस MCQ का आखिरी प्रश्न बच्चों, जिसमें पूछा है हमारे पेट में खाना पचाने के लिए एक रस निकलता है, वो होता है जठर रस, जिसको हम अंग्रेजी में गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, जिसमें एंजाइम्स होते हैं जो खाने में मौजूद प्रोटीन को पचाते हैं, तोड़ते हैं। तो ये जठर रस का पीएच कितना होता है? 7.6, 1.8, 5.2 कि 7? क्या होता है बच्चों, जरा बताइए। बच्चों, हम बार बार कहते हैं कि पेट में एसिडिटी हो गई, डाइजिंग सिरप पीते हैं, है ना, इनो पीते हैं पानी में डाल के,
एसिडिटी क्यों हो गई, इसका मतलब कि पेट में एसिड होगा, तभी तो एसिडिटी की समस्या हुई। अगर पेट में एसिड है तो एसिड का पीएच क्या होता है, 7 से कम। तो 7 से कम तो डी नहीं हो सकता, क्योंकि 7 मतलब उदासीन, न्यूट्रल। और 7.6 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बेसिक है। 7 से ज़्यादा बेसिक, 7 मतलब न्यूट्रल, और 7 से कम मतलब एसिडिक। अब 7 से कम होना चाहिए, और 7 से कम बी भी विकल्प है, सी भी विकल्प है। तो क्या होगा बच्चों, 1.8 होगा। जी हाँ, हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, HCl एसिड पाया जाता है। तो जो जठर रस होता है, उस जठर रस में HCl के कारण हमारे पेट का जो गैस्ट्रिक जूस का जठर रस का जो पीएच है वो 1.8 होता है, 1.8 है ना बच्चों। तो ये रहा इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने प्रश्नों को हल कर लिया है, और इसी तरह हम और भी MCQ सॉल्व करते रहेंगे। उसके लिए आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। मैं आपको इसी तरीके से और MCQ प्रैक्टिस कराता रहूँगा, ताकि आपका टर्म 1 जो है वो धुआंधार एकदम ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस आप दे पाओ, है ना बच्चों। तो इसके लिए जुड़ते रहिए हमारे साथ, और हमारे चैनल को, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना बच्चों। और इसी तरह, ये तो बस शुरुआत है, अभी और MCQ हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।